बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 102 किस्तें सुन चुके हैं और अब 103 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। मिसेस शलायर, मैं आ गया हूं और मैं आपको अपनी ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मिसेस शलायर ने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और सिसकियां लेने लगी। बच्चा अपनी माँ की तरफ देखकर किसी कदर हरासा हो गया था। मैं उन दोनों को तसल्लियां देता रहा। आप लोगों को इस दौरान उन लोगों ने कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो नहीं? मैंने पूछा। नहीं, उनका रवैया हमारे साथ बुरा नहीं रहा, मिसेस शलायर ने जवाब दिया। मैंने बच्चे के रुखसारों को प्यार करते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटे? डैन शलायर, उसने जवाब दिया। मिस्टर डैन शलायर, आप तैयारियां कर लें, आपको अपने वतन वापस जाना है। बस यूं समझ लें कि इस काम में थोड़ा सा वक्त रह गया है। बच्चा बेइख्तियार मुस्कुरा उठा। उसकी मुस्कुराहट फरिश्तों की तरह पाकीज़ा थी। मैं उन दोनों से तसल्ली अमेज़ अंदाज में गुफ्तगू करता रहा, लेकिन मेरे ज़हन में तशवीश की जो लहरें उठ रही थी वो अब भी जूं की तूं थी। बहरहाल मुझ पर यह जिम्मेदारी अब वायद हो गई थी कि मैं उन्हें समझा बुझाकर किसी किस्म के खौफ का शिकार न होने दूं। एक रात गुजर गई और दूसरा दिन भी गुजर गया। दूसरे दिन शाम को क्रिस्टा ने मुझसे उसी इमारत में मुलाकात की। सूरत-ए-हाल का जायजा पूरी तरह लिया जा चुका है मिस्टर स्नोडन, और मेरा ख्याल है कि कल दिन में हमें अपना काम मुकम्मल कर लेना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हूँ मैडम क्रिस्टा, मैंने कहा। हाँ कहो, क्या बात है? फाइल के उसूल के बाद उन लोगों को वापस भेजने के क्या इंतजामात होंगे? क्रिस्टा फ्लोर ने अपने पर्स को खोला और 3 टिकट निकाल कर मेरे सामने डाल दिए। कल शाम को 4:30 बजे की फ्लाइट से तुम लोगों को वापस भेजा जा सकता है, बशर्तिया के फाइल हमारे पास पहुंच जाए। मैंने उसकी फ्लाइट के ये टिकट हासिल कर लिए हैं। ये तुम्हारे उस खदशे के पेशे निगाह भी था जिसके तहत तुमने ये बताया था कि हार्वर्ड हमारी राह पर है और उस फाइल के उसूल के लिए सरगर्दां भी है। मैंने तीनों टिकटों को बगौर देखा। उनमें एक मिस्टर स्नोडन के लिए और दूसरा मिसेस शलायर और तीसरा डैन शलायर के लिए था। इन टिकटों को देखकर कम अज कम ये अंदाजा जरूर होता था कि क्रिस्टा फ्लूमर फाइल के हुसूल के बाद किसी किस्म की बददियानती का इरादा नहीं रखती, या फिर मुमकिन है कि अपनी बात को पुरजोर बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया हो। बहरहाल मुझे इतना रिस्क तो लेना ही था। फाइल के एक बार उन लोगों की तहवील में जाना जरूरी था, उसके बाद इस सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो सकती थी। चुनांचे मैंने वादा कर लिया कि कल जिस वक्त भी वो लोग मुझे ले जाना चाहेंगे मैं फाइल उनके हवाले करने को तैयार हूँ। क्रिस्टा ने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ तो उन्हें फाइल की जगह बता दूं, उसके बाद वो अपना काम अंजाम देने के लिए तैयार होगी। लेकिन मैंने उसके लिए माजरत करते हुए कहा, दरअसल मैं नहीं चाहता कि आप इस सिलसिले में किसी किस्म के डबल क्रॉस का तसव्वुर अपने जहन में लाएं। फाइल में अपने हाथ से आपके हवाले करूंगा ताकि उसके बाद आप ये ना कह सकें कि रास्ते में कोई गड़बड़ हो गई। क्रिस्टा कुछ देर सोचती रही, फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है, कल 10 बजे इंतजार करना। मैंने गर्दन खम कर दी। ये रात भी गुजर गई। मिसेस शलायर मेरी शराफत से बहुत ज्यादा मुतासर थी। बच्चा भी मुझसे ज्यादा मानूस हो गया था और मैं उन दोनों के चेहरों पर जिंदगी के आसार पैदा करने में कामयाब हो गया था। दूसरे दिन ठीक 10 बजे स्याह रंग की एक कार मुझे लेकर चल पड़ी। उसमें क्रिस्टा फ्लोर मेरे साथ बैठी हुई थी। दूसरे अफराद भी थे। टेरी मैन अलबत्ता मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी जगह कुछ और लोग थे। मैंने शहर में दाखिल होने की बजाय उन्हें उस बैंक का पता बता दिया जिसके लॉकर में फाइल मौजूद थी। साथ साथ ही मैंने ये भी कहा था कि थोड़ी देर के लिए मुझे पेकार्ड जाना है क्योंकि वहां से मुझे एक चीज लेना है। होटल पेकार्ड पहुंचने के बाद क्रिस्टा फ्लोर मेरे साथ ही चल पड़ी। मैं जरा सा परेशान था कि कहीं होटल में दाखिले में कोई दिक्कत पेश ना आए, लेकिन इस सिलसिले में मैंने एक बाकायदा काउंटर से चाबी हासिल नहीं की, बल्कि खामोशी से रायदारी में पहुंच गया और फिर चोरों के से अंदाज में मैंने कमरे का दरवाजा खोला। क्रिस्टा ने मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैंने ये कहकर उसे मुतमईन कर दिया कि मैं किसी की निगाहों में नहीं आना चाहता। दरवाजा खोलने के बाद मैंने मसहरी के पाए के पास से लाकर की चाबी निकाली और उसे अपनी तहवील में लेने के लिए खामोशी से बाहर निकल आया। इस काम में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अलबत्ता कुछ लोग क्रिस्टा फ्लूमर को गहरी निगाहों से देख रहे थे। उसकी शख्सियत वाकई शानदार थी। उसकी कौमियत के बारे में मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सका था। कभी तो वो मुकामी मालूम होती थी और कभी यूं लगता था जैसे वो किसी दोगली नस्ल की फर्द हो। एक बार फिर हम बैंक की जानिब सफर करने लगे। थोड़ी देर के बाद मैंने बैंक के लॉकर से फाइल निकाल ली। फाइल निकालकर हम गाड़ी में आ बैठे। क्रिस्टा ने अपने आदमी को इशारा किया, गाड़ी स्टार्ट की गई और हम वहां से चल पड़े।
लेकिन उसके बाद हमें इस इमारत में वापस नहीं आना पड़ा था, बल्कि एक और ही इमारत में हम पहुंच गए जो शहर ही के दरमियान थी। कलिस्टा ने वहां मुझे उतरने के लिए कहा और फिर मेरे साथ अंदर दाखिल होगी। इस छोटी सी इमारत के एक कमरे में मिसेस शलायर और डैन शलायर को देखकर मैंने सुकून की सांस ली। उन दोनों को वहां से शायद मुंतकिल कर दिया गया था। वादे के मुताबिक ये दोनों तुम्हारे सुपुर्द हैं। 4:30 बजे की फ्लाइट से तुम तीनों को रवाना हो जाना है। इससे ज्यादा तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ये टिकट तुम्हारे हवाले हैं, अलबत्ता मुझे इजाजत दो कि मैं फाइल चेक कर लूं। क्रिस्टा ने कहा। फिर उसने फाइल को बगौर देखा, उसका अच्छी तरह से जायजा लिया और फिर उसे अपने कब्जे में ले लिया। फाइल बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ही हमारा मुतालबा एक फिल्म का भी था, लेकिन हमारे एक आदमी ने हमें इतला दी कि वो फिल्म उसके सामने जला दी गई थी। मेरे ज़हन में सनमैन का तस्वर उभर आया और मैंने दिल में सोचा कि मिस्टर आइन शलायर का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। सनमैन का वक्त उन लोगों के हाथों बिक गया था, मगर मैंने अपने चेहरे से किसी खास तासुर का इजहार ना होने दिया। क्रिस्टा कहने लगी, स्नूडन, तुम्हें इस फाइल के बारे में क्या मालूमात हासिल हैं? मिस क्रिस्टा, मैं दरअसल सिर्फ एक मकसद के लिए यहाँ आया था, और वो मकसद था मिस्टर आइन शलायर की बीवी और उसके बच्चे का हुसूल। इससे ज्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं थी कि मैं इस फाइल के बारे में भी मालूमात हासिल करता। क्या तुम्हारा ताल्लुक वहाँ की इंतजामिया से है? नहीं, मैं किराए का आदमी हूँ और इस काम के लिए मुझे अच्छा खासा मुआवजा पेश किया गया है। खैर, मुझे इससे कोई गरज नहीं। ये दोनों तुम्हारे हवाले हैं। ये मकान शहर के वस्त में वाक़ है, इस्तांबुल के एक बड़े पूरे इलाके में। अगर तुम चाहो तो यहाँ से निकलकर कोई दूसरा बंदोबस्त कर सकते हो। ये बंदोबस्त तुम अपने तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में करोगे, मुझे इस पर कोई एतराज़ ना होगा। वैसे ये जगह भी तुम्हारे लिए महफूज है। मेरी तरफ से तुम्हें कोई नुकसान पहुँचने का खदशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी बात हुई तो ये टिकट और उन लोगों को तुम्हारे हवाले ना किया जाता। मगर मेरा मकसद है कि अब तुम हमारी तरफ से तमाम खदशात ज़हन से निकाल दो। हम अब किसी तौर तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। ठीक है, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, मैंने जवाब दिया। क्रिस्टा फ्लूमर चली गई तो आइन शलायर की बीवी ने मुझे देखते हुए कहा, क्या वाकई हमारा यहाँ रहना मुनासिब होगा? मेरे ख्याल में नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन क्या इसी फ्लाइट से हम लोग सफर करेंगे? अगर कोई गड़बड़ होगी तो? बज़ाहिर तो इसकी इम्कान नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको आपके सिफारत खाने के हवाले कर सकता हूँ। वहाँ से आप अपनी वापसी का बंदोबस्त कर लें। मिसेस शलायर कुछ देर तक सोचती रहीं और फिर उन्होंने भारी लहजे में कहा, ये इंतहाई मुनासिब होगा। तुम मुझे मेरे सिफारत खाने तक पहुँचा दो, उसी में मेरी आफियत है। मैं उसके लिए तुम्हारी बेहद शुक्रगुजार होंगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप अभी मेरे साथ चलिए, मैंने कहा। दिल में थोड़ी सी तशवीश भी थी, लेकिन इस बात का इम्कान नहीं था कि सिफारत खाने वाले इस मामले में कोई गड़बड़ करेंगे। हाँ, मिस्टर आइन शलायर को अगर इस पर कोई एतराज़ ना हो, लेकिन मिसेस शलायर की यही ख्वाहिश थी। चुनाचे मैंने उनकी इस हदायत पर अमल किया और थोड़ी देर के बाद हम एक टैक्सी में बैठे हुए सिफारत खाने की जानिब जा रहे थे। हरचंद के क्रिस्टा फार्मर ने मुझे अपने ताउन का यकीन दिलाया था और ये बता दिया था कि वो लोग मेरे साथ किसी किस्म की बददियानती करने के मूड में नहीं, लेकिन उसके बावजूद मुझे मोहतात रहना था। ये भी इम्कान था कि हावर्ड को इस बारे में मालूम हो जाए और वो रास्ते में ही कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे। इस हिसाब के तहत मैंने भी यही मुनासिब समझा कि मिसेस आइन शलायर को उनके मुल्क के सिफारत खाने के हवाले कर दिया जाए और इसी तरह अपने फ़राइज़ से सबकदोश हुआ जाए। इस्तांबुल में आइन शलायर की कौंसलेट की इमारत को तलाश करने में खासी दिक्कत पेश आई थी। कई जगहों से मालूमात हासिल करने के बाद कौंसलेट की इमारत का पता चल सका और थोड़ी देर के बाद हमने टैक्सी वहां रुकवाई। टैक्सी से उतरकर हम इमारत में दाखिल हो गए। अमला बा इखलाक था। एक जगह से हमने कौंसलर के बारे में मालूमात हासिल की तो हमें वाइस कौंसलर के दफ्तर तक पहुंचा दिया गया। वाइस कौंसलर ने पुरतपाक अंदाज में हमारा खैर मकदम किया था और फिर मिसेस शलायर ने जब उसे अपना तारुफ कराया तो वो मुजरबाना अंदाज में खड़ा हो गया। ओह मैडम, माफी चाहता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आपसे इस तरह मुलाकात हो जाएगी। ये तमाम कुछ सोचने की बजाय मुझसे काम की गुफ्तगू करो। मिसेस शलायर ने कहा, कौंसलर से मेरी मुलाकात कैसे हो सकती है? आपको कुछ इंतजार करना होगा। वो अनकरा गए हुए हैं, मुमकिन है रात तक वापस आ जाएं। ठीक है, मेरे लिए यहीं किसी ऐसी रहाइश का बंदोबस्त करो जिसमें मैं दूसरों की निगाहों से महफूज रह सकूं। कुछ मुजरिमाना ज़हनियत के अफराद मुझे और मेरे बच्चे को अगवा करके यहाँ तक ले आए थे। इन साहब ने मेरी मदद की है और मुझे यहाँ तक पहुँचाने की ज़हमत गवारा की है। चुनांचे इनका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ तुम्हें मेरे तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त भी करना होगा
اپنے طور پر تم جو چاہو انتظام کر سکتے ہو، لیکن یہ بات ابھی عام نہیں ہونا چاہیے۔ وائس کونسلر سمجھدار آدمی تھا، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں ان صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں میڈم، اور اب آپ یہ بھول جائیے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ ہم آپ کی حفاظت کے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں۔ تھوڑی دیر تک ہم لوگ گفتگو کرتے رہے۔ وائس کونسلر میرے ساتھ نہایت خلوص سے پیش آیا تھا، اس نے تمام تر ذمہ داریاں قبول کر لیں، تو میں نے مسز شلائر سے تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور وائس کونسلر نے اس کے لیے ہمیں موقع فراہم کر دیا۔ میڈم، کیا آپ اپنے طور پر مطمئن ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب آپ بآسانی واپس پہنچ جائیں گی؟ یقیناً، مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ میری حفاظت کی ذمہ داری قبول کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر ممکن ہو سکا تو میں کسی طرح آئین شلائر سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گی اور انہیں صورتحال بتا دوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے لیے فوری طور پر کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کریں گے۔ اب میرا آپ سے ملنا ضروری تو نہیں ہے، اگر تمہیں موقع ملے سنوڈن تو تم میرے ملک میں ضرور مجھ سے ملاقات کرنا۔ یہاں تو تم جانتے ہو کہ میں بے یار و مددگار ہوں، تمہارے اس احسان کا کوئی صلہ نہیں دے سکتی۔ میں اپنے احسان کا صلہ وصول کرنے کے لیے کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا میڈم شلائر، میں نے جواب دیا۔ اوہ، شاید تم نے میری بات سے غلط مفہوم اخذ کر لیا ہے، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ تم تو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئے ہو، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ ڈین شلائر کو پیار کرنے کے بعد میں ان لوگوں سے رخصت ہو کر وہاں سے نکل آیا۔ مجھے یقین تھا کہ کونسلیٹ پہنچنے کے بعد کم از کم میڈم شلائر کے سلسلے میں میری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنے وطن پہنچ ہی جائیں گی۔ مسئلہ اب فائل کے حصول کا تھا اور اس کے لیے مجھے نئے سرے سے اپنے کام کا آغاز کرنا تھا۔ پیکارڈ میں مزید قیام تو اب قطعی نامناسب تھا، وہ جگہ تقریباً سب کی نظر میں آ چکی تھی، اور اب مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں میں خود کو ان لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھ سکوں۔ اور اس مرتبہ میرے ذہن میں ایک بالکل ہی نئی بات آ گئی۔ وہ کارواں سرائے مجھے یاد آ گئی جہاں رہائش انتہائی تنگ اور تکلیف دہ تھی، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ محفوظ جگہ میرے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سرائے میں قیام کے لیے مجھے ایک بار پھر نئے سرے سے سامان کی ضرورت پیش آ گئی تھی، کیونکہ اب ایک نئی حیثیت سے میں وہاں رہنا تھا۔ میں نے بازار سے کچھ خریداری کی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اسی علاقے کی جانب چل پڑا جہاں ایک بار پہلے بھی میں جا چکا تھا۔ سرائے کے مالک نے بغیر کسی شناسائی کے میرا استقبال کیا۔ وہ مجھے نہیں پہچان سکا، وہاں مجھے وہی تنگ کمرہ دوبارہ دے دیا گیا جہاں میں ایک بار پہلے بھی قیام کر چکا تھا، لیکن مجھے اس میں کب تمام زندگی بسر کرنا تھی۔ تھوڑی سی تکلیف ہی صحیح۔ شام کو 5 بجے کے قریب میں سرائے سے باہر نکل آیا۔ میرے چہرے پر بہترین میک اپ تھا۔ اس میک اپ کے بعد میری شخصیت کو بالکل ہی نہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ اب مجھے کسی ایسی سواری کی تلاش تھی جس کے ذریعے میں اس علاقے کی جانب سفر کر سکوں جہاں میری ملاقات کرسٹوفر عمر سے ہوئی تھی۔ میں نے ایک پروگرام مرتب کیا اور سب سے پہلے میں ہپوڈریم پہنچ گیا جہاں کونیس واقع تھا۔ کونیس سے ہی میرے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر میں نے ٹیکسی کے لیے نگاہیں دوڑائیں۔ ٹیکسیاں کافی نظر آئی تھی، لیکن میں کسی ایسے ڈرائیور کی تلاش میں تھا جو مجھ سے تعاون کر سکے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک مدکوک سی شکل والے ادھیڑ عمر آدمی پر میری نگاہ پڑ گئی۔ شکل ہی سے وہ مفلوق الحال نظر آتا تھا۔ میں نے اس کی ٹیکسی کو انگیج کر لیا اور اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ دوست میں سیاح ہوں، میرے احکام کے مطابق ٹیکسی چلاتے رہو، تمہیں تمہارے بل کے علاوہ 50 لیرے بھی انعام میں دوں گا۔ 50 لیرے کے تصور نے ٹیکسی ڈرائیور کو حیران کر دیا تھا۔ اس کی حالت سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ 50 لیرے اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ میں نے 50 لیرے کا نوٹ نکال کر اس کے حوالے بھی کر دیا، جسے اس نے لرزتے ہاتھوں سے تھام کر اپنی جیب میں ٹھونس لیا اور بولا، بل کی رقم الگ سے ادا کی جائے گی۔ ہاں یقیناً، میں نے پورے اعتماد آواز میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے، جہاں آپ کہیں گے میں آپ کو لے چلوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس وقت میری تمام تر ذہنی قوتیں اس بات پر صرف ہو رہی تھی کہ میں صحیح سمت کا تعین کر سکوں۔ چنانچہ ٹیکسی چلتی رہی۔ آنکھیں بند کیے میں ڈرائیور کو راستہ بتاتا رہا۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ ڈرائیور کے چہرے پر میری ہدایات کا کیا رد عمل ہو رہا تھا، لیکن اب مجھے اس پر بھروسہ تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ وہی کرتا رہے گا جو میں کہوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ٹیکسی ایک چڑھائی پر چڑھنے لگی تو میں نے اندازہ کر لیا کہ ہم درست راستے پر سفر کر رہے ہیں۔ کافی دور پہنچنے کے بعد سڑک 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک شاخدار کی جانب جا رہی تھی اور دوسری بائیں سمت پہاڑیوں کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نے چند لمحات کچھ سوچا، یہ جائزہ لیتا رہا کہ اس کے بعد کتنا فاصلہ اس طرح طے کیا گیا تھا۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میں نے ٹیکسی ڈرائیور کے شانے پر ہاتھ رکھ کر
उसे रुकने का हुक्म दिया। बस दोस्त, मैं यहीं उतरूंगा। जी, ड्राइवर मुतहराना अंदाज में बोला। लेकिन जनाब, यहाँ से आपको वापसी के लिए कोई सवारी नहीं मिलेगी। देखा जाएगा। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि ये जगह कौन सी है? ये अराल का इलाका कहलाता है। कुछ फासले पर कस्तंतीनन का जेर जमीन महल वाक़े है। अगर आप यहाँ से वापसी के लिए जाएं तो कस्तंतीनन के महल की जानिब रुख करें, वहीं से आपको सवारी मिल सकती है। वो महल किस तरफ है? सीधे हाथ पर। अगर आप थोड़ी सी बुलंदी पर चढ़कर देखेंगे तो आपको वो जगह नजर आ जाएगी। वहां तक पहुंचने का रास्ता पहाड़ियों के दरमियान से गुजरता है, मगर खतरनाक नहीं है। लेकिन साहब, आप यहाँ क्यों उतरे हैं? मैं बस जरा सनकी किस्म का आदमी हूँ। लो, ये तुम्हारा बिल। मैंने टैक्सी के मीटर पर नजर डालने के बाद रकम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा और मजीद 10 लीरे का नोट ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। ड्राइवर की तो चांदी हो गई थी। वो मुझे कई बार सलाम करके वापस पलट गया। मैं अपनी जगह खड़ा उस वक्त तक टैक्सी को देखता रहा जब तक कि वो मुझे नजर आती रही। फिर जब वो बिल्कुल ही निगाहों से ओझल हो गई तो मैं आगे बढ़ने लगा। मैंने पहाड़ियों का रास्ता इख्तियार किया था। मैं चारों तरफ से मोहतात होकर चल रहा था। एक जगह रुककर मैंने चंद लम्हात के लिए इधर उधर का जायजा लिया और फिर आगे बढ़ गया। तकरीबन 1.5 मील का सफर तय करने के बाद मुझे एक सुरंग दिखाई दी। यहाँ पानी गिरने की मध्यम आवाज भी सुनाई दे रही थी, जैसे करीब ही कहीं आबशार मौजूद हो। मजीद आधे घंटे चलने के बाद मैंने अंदाजे की बिना पर उस जगह रुक गया जहाँ मिस्टर आइन शरायर की बीवी और बच्चे का तबादला हुआ था। इस जगह सड़क की एक तरफ दूर दूर तक कद्दे आदम झाड़ियां और दरख्त फैले हुए थे और दूसरी तरफ पथरीला मैदान था जो बदतरी बुलंदी की तरफ चला गया था। इस वक्त मेरी नजरें सड़क के किनारे कच्ची जगह पर बने हुए टायरों के निशानात पर जमी हुई थी। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। इसका मतलब था कि मैं बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंचा हूं। यह मेरी खुसूसी सलाहियत थी जिसकी बुनियाद पर मैं रास्तों का तयन करने में कामयाब हो जाता था। थोड़ी देर में झाड़ियों के दरमियान एक जगह रुका और टायरों के निशानात का जायजा लेता रहा। फिर उन्हीं निशानात के सहारे आगे बढ़ने लगा। निशानात बुलंदी की जानिब जा रहे थे। मैं इतना गैर मोहतात नहीं था कि किसी हंगामी सूरत हाल में अपना दिफा न कर सकता। मुझे यकीन था कि अगर ग्रीन पोल का कोई हेड क्वार्टर इन पहाड़ियों में मौजूद है तो उन लोगों ने इसकी हिफाजत और निगरानी के इंतजामात को भी खास तरीके से महफूज रखा होगा। मेरा अंदाजा गलत नहीं निकला। मैंने अभी सफर नहीं किया था कि अचानक ही कोई चीज मेरे सर से सिर्फ 2-3 इंच ऊपर से गुजर गई। जन्नाटे की आवाज के साथ ही मैंने झाड़ियों में छलांग लगा दी। पहाड़ियों में गूंजने वाले इस फायर की बादगश्त इस बात का सबूत थी कि मुझे देख लिया गया है। पहले फायर के लम्हे बाद ही दूसरा फायर हुआ और फिर तवातर से फायरिंग होने लगी। मैं इसी दौरान झाड़ियों की आड़ लेकर जमीन पर लेट गया था। फायरिंग तकरीबन 3 मिनट तक मुसलसल होती रही और फिर एक लम्हे के लिए रुक गई। इस मौके से फायदा उठाकर मैं उछलकर एक दरख्त की आड़ में पहुंच गया जिसे मैंने ताक लिया था। लेकिन वो लोग भी हर तरफ से नजर रखे हुए थे क्योंकि दूसरे ही लम्हे फायरिंग दोबारा शुरू हो गई थी। चंद लम्हे में गोलियों की सिमत का जायजा लेता रहा, फिर बड़ी आहिस्तगी से एक सिमत रेंगने लगा। कांटेदार झाड़ियां चारों तरफ फैली हुई थी जिनसे मेरे चेहरे, हाथों और पीडलियों पर खराशी आ रही थी। लेकिन मुसलसल आगे बढ़ता रहा। फायरिंग थोड़ी देर के बाद फिर बंद हो गई थी और अब चारों तरफ मुकम्मल सुकूत तारी था। मैं आगे रेंगते रेंगते एक जगह रुक गया। मेरी बाईं जानिब झाड़ियों में किसी जगह सरसराहट की आवाज उभरी थी। चंद लम्हे साकत रहकर मैं इधर उधर की सुनगुन लेता रहा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों में से सर उभारा और चौंक पड़ा। मेरी बाईं जानिब एक राइफल बरदार शख्स मौजूद था और मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देख रहा था। मेरे और उसके दरमियान तकरीबन 10 गज का फासला था। अभी उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी, चुनाचे मैंने दोबारा अपना सर नीचे कर लिया और नहायत ही एहतियात से अपना रुख तब्दील करके उसकी सिमत रेंगने लगा। तकरीबन 5 गज आगे बढ़ने के बाद मैंने दोबारा ऊपर उठकर उसे देखने की कोशिश की ताकि सिमत का अंदाजा दुरुस्त रहे। लेकिन इस मर्तबा वो चूंकि इसी तरफ देख रहा था, लिहाजा मैं उसी की नजर में आ गया। इस मरहले पर किसी किस्म का तजब्जब मुझे मौत से हमकनार कर सकता था, लिहाजा मैंने तमाम एहतियात को बलाए ताक रखते हुए चीते की तरह अपनी जगह से जस्त लगाई। लेकिन वो भी पूरी तरह चौकन्ना था। उसने फौरन ही अपनी जगह छोड़ दी और मैं जमीन चाटने पर मजबूर हो गया। अलबत्ता मैंने फुर्ती से उठने में कोई गलती नहीं की थी। मेरा मद्दे मुकाबले इसी दौरान अपनी राइफल का रुख मेरी सिमत कर चुका था।
जिस पर आगे लगी हुई संगीन चमक रही थी। मैं ये बात नहीं समझ सका कि उसने मौका मिलने के बावजूद मुझ पर फायर क्यों नहीं किया। मुमकिन है उसकी राइफल खाली हो चुकी हो या फिर मुझे खुद से इस कदर करीब पाकर उसने मुझे जिंदा गिरफ्तार करने का इरादा कर लिया हो। बहरहाल किस्सा कुछ भी हो, इस वक्त एक ऐसा आदमी मेरे सामने था जो मुसल्ला था और मेरा हुरीफ था। जैसे ही वो मेरे नजदीक पहुंचा उसने मुझ पर संगीन से हमला कर दिया, लेकिन मैं झुकाई देकर बच निकला। दफादन मैंने उससे कहा, हमाकत मत करो, तुम्हारी कोई गलत हरकत तुम्हारे लिए सजा का बायस भी बन सकती है। वो एक लम्हे के लिए ठिठका और मेरी तरफ देखने लगा। मैं मैडम क्रिस्टा से मिलने आया हूँ और तुम मुझ पर मुसलसल हमले किए जा रहे हो। उसने गहरी निगाहों से मुझे देखा और फिर जैसे चौंक पड़ा। शायद उसने मेरी बात को चालाकी महसूस किया था। चौंकने के साथ ही उसने एक बार फिर मुझ पर हमला करने की कोशिश की। अब उसका हाथ राइफल के ट्राइगर पर पहुंच रहा था, लेकिन उसी वक्त मैंने इंतहाई फुर्ती से उसकी राइफल पर हाथ डाल दिया। अब हम दोनों में राइफल के लिए कशमकश हो रही थी। इसी दौरान मैंने राइफल की नाल का मुंह आसमान की जानिब रखा था। थोड़ी सी कशमकश के बाद मैंने उसके घुटने पर एक जोरदार ठोकर लगाई तो वह बिलबिला उठा, मगर राइफल पर से उसकी गिरफ्त ढीली नहीं हुई। हम दोनों लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही मुझे दोनों हाथ राइफल पर जमाने का मौका मिल गया। अब संगीन उसके नरखरे को छू रही थी। मैंने एक बार फिर गर्रा कर उसे मुकाबले से बात रखने की कोशिश की और कहा कि मैं क्रिस्टा का मेहमान हूँ, लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। मुमकिन है उसके ज़हन में कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से उसे इस बात पर यकीन ना आ रहा हो। अचानक ही उसने राइफल छोड़ दी और न जाने किस तरह जेब से चाकू निकाल लिया। लेकिन इसको हमला करने का मौका देने से पहले ही मैंने राइफल पर दोनों हाथों का दबाव बढ़ाया और संगीन उसके नरखरे को काटती हुई अंदर घुस गई। खून का फुवारा बह निकला और मैं उसे छोड़कर फुर्ती से पीछे हट गया। मैंने सिर्फ चंद लम्हे सूरत हाल पर गौर किया, फिर उसका चाकू जेब में रखा और इधर उधर देखा। अंदाजा यही था कि यहाँ इस शख्स के अलावा और कोई नहीं। ये बात मेरे हक में जाती थी। मैंने उस शख्स की लाश को घसीट कर झाड़ियों में डाल दिया और फिर उस सिमत चल पड़ा जिधर से मैंने उस शख्स को आते हुए देखा था। लेकिन अभी चंद ही कदम चला था कि पुश से कुछ आहटें सुनाई दी और मेरे पलटने से पहले दो मुसल्ला आदमी अकब से मेरे करीब आ गए। उनके हाथों में वैसी राइफलें दबी हुई थी जैसी मेरे हाथों हलाक होने वाले के पास थी। ये दोनों भी मुकामी ही थे। उनमें से एक ने राइफल की नाल मेरी गर्दन से लगा दी, दूसरे ने भी करीब पहुंचकर अपनी राइफल की नाल मेरी कमर पर रख दी थी। मुझे यकीन था कि वो लोग पूछे बगैर मुझे हलाक नहीं करेंगे। मैंने मुड़े बगैर आसान अंग्रेजी में उन्हें बताया कि मैं क्रिस्टा का मेहमान हूँ और उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं उसके लिए एक अहम पैगाम लाया हूँ। फिर मैंने उन लोगों की तरफ रुख करके कहा, बेहतर ये होगा कि तुम मुझे क्रिस्टा के पास ले चलो। अगर वो मुझसे मुलाकात के बाद मेरे लिए मौत का फैसला करती है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन ये बात तुम बखूबी समझ लो कि अगर मेरा पैगाम उस तक नहीं पहुंचा तो ग्रीन पोल को एक अजीम खतरे से दो चार होना पड़ेगा। मेरी इस बात ने उन लोगों के चेहरों पर फिक्रमंदी की लकीरें पैदा कर दी थी। फिर उनमें से एक लंबे कद वाले ने राइफल से आगे की तरफ इशारा करके साफ सुथरी अंग्रेजी में कहा, तुम आगे बढ़ो, लेकिन ये समझ लो कि तुम्हारी जरा सी गलत हरकत तुम्हारे लिए मौत का पैगाम बन सकती है। दूसरा आदमी कहने लगा, हमारे एक साथी ने तुम पर फायरिंग की थी, वो कहाँ है? मैं नहीं जानता, वो शायद मुझे तलाश करने के लिए आगे बढ़ गया हो। मैंने जवाब दिया और मेरी इस बात से वो लोग किसी हद तक मुतमईन हो गए। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया था। चुनाचे मैं खामोशी से पहाड़ियों में सांप की तरह बल खाते हुए रास्ते पर चलने लगा। मैं अगर चाहता तो थोड़ी सी कोशिश से इन दोनों को भी ठिकाने लगा सकता था, लेकिन अब ये बात मुनासिब नहीं थी। कम अज कम मुझे इनके जरिए आगे बढ़ना तो नसीब होगा। मुमकिन है इसी तरह मैं क्रिस्टा तक पहुंच सकूं। मैं उनकी हदायत पर अमल करता रहा। हमारे दोनों सिमत ऊंची घनी झाड़ियां फैली हुई थी। थोड़ी देर तक सफर करने के बाद उन्होंने मुझे एक जगह रुकने का इशारा किया। यहाँ भी चट्टानें घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी और इन झाड़ियों के पीछे एक गार का दहाना पोशीदा था जिसे इन लोगों ने झाड़ियां हटाकर खोला था। अगर मैं अपने तौर पर इस गार को तलाश करता तो शायद जिंदगी भर कामयाब ना होता। वो मुझे लिए हुए इस गार के अंदर दाखिल हो गए। गार अंदर से काफी कुशादा थी, छत भी ऊंची थी। इस ढलवान सुरंग में कई सौ गज आगे बदम सी रोशनी नजर आ रही थी। मेरे दोनों मुहाफिजों में से एक ने मुकामी जबान में कुछ कहा और आगे बढ़ गया। वो यकीनन क्रिस्टा को मेरे बारे में इतला देने गया था। दूसरा मुहाफिज बदस्तूर मेरी पुश्त पर था। हम आगे बढ़ते रहे। गार में किसी जगह जनरेटर लगा हुआ था।
जिसकी हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। सुरंग के आखिरी सरे पर छत से एक बल्ब लटका हुआ था, जिसकी रोशनी में वहां का माहौल नजर आ रहा था। हम उस बड़े गार से भी गुजरकर आगे बढ़ गए और थोड़ी देर के बाद मुझे एक जगह पहुंचा दिया गया जहां पत्थर का एक दरवाजा बना हुआ था और अंदर से तेज रोशनी बाहर आ रही थी। मेरे मुहाफिज ने मुझे राइफल के दबाव से इस गार में दाखिल होने के लिए धकेला और मैं अंदर पहुंच गया। तेज रोशनी में मैंने क्रिस्टा फ्लूमर को देख लिया था। वो एक कुर्सी पर बैठी अपने मूड में थी। उसके सामने एक और आदमी बैठा हुआ था जो भारी भरकम और लंबे कदों कामत का मालिक था। उसका चेहरा बहुत अजीब और गरीब था, इंतहाई बेतासर, आंखों को देखकर अजीब सा एहसास होता था और यूं लगता था जैसे वो कोई मशीनी आदमी हो। मैं उनके सामने पहुंच गया। क्रिस्टा मुझे अजीब सी निगाहों से देख रही थी। फिर उसने कलाई की घड़ी पर वक्त देखते हुए कहा, तुम मिस्टर स्नूडन, तुम यहाँ कैसे नजर आ रहे हो? आपसे कुछ गुफ्तगू करना बाकी रह गई थी मैडम, उसके लिए यहाँ मैं आने पर मजबूर हुआ हूँ। तुम्हें यहाँ तक आने का रास्ता किसने बताया? मैंने खुद ही तलाश किया था। ओह, इसका मतलब है कि तुम बेहद चालाक आदमी हो। तुम्हें तो आंखें बंद करके यहाँ लाया गया था। इससे क्या फर्क पड़ता है मैडम, मेरे लिए आपसे मिलना बहुत जरूरी था। मैं तन्हाई में आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मिस्टर एडन गर्दश मेरे गहरे दोस्त हैं, इनके सामने गुफ्तगू करने में मुझे कोई आर नहीं होगा। क्रिस्टा फ्लूमर ने कहा। एडन गर्दश अपनी मशीनी आंखों से मुझे घूर रहा था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी आंखों से चिंगारियां सी निकल रही हैं। वो मेरे ज़हन में झांकने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं क्यों वो शख्स मुझे बेहद खौफनाक महसूस हुआ। उसका अंदाज कुछ ऐसा था, पूरे बदन में कोई जुम्बश नहीं थी, बस उसकी आंखें काम कर रही थी। उसका चेहरा तक इधर उधर घूम नहीं रहा था। क्रिस्टा फ्लूमर अपनी जगह से उठकर मेरे सामने आ गई और मुझे गौर से देखते हुए बोली, तुम्हें हर कीमत पर यहाँ से बाहर होना चाहिए था मिस्टर स्नूडन। हम लोगों ने मुनासिब तौर पर सौदेबाजी की है, लेकिन उसके बावजूद तुम यहाँ मौजूद हो। ये बताओ कि आइन शलायर की बीवी और उसका बच्चा कहाँ है? उन्हें रवाना कर दिया गया है? उन्हें रवाना कर दिया गया है, मैंने जवाब दिया। हरगिज़ नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इस बार एडन गर्दश की आवाज उभरी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। एडन गर्दश का लहजा भी कुछ मशीनी ही सा था, बेतासर। नहीं मिस्टर गर्दश, आप गलतफहमी का शिकार हैं। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। एडन गर्दश अपनी जगह से उठा और मेरे करीब आया और मुझे गौर से देखने लगा। कमबख्त की आंखें वाकई बहुत तेज थी और मुझे अपने बदन में चुभती हुई महसूस हो रही थी। फिर दफातन उसके होंठ मुस्कुराहट के अंदाज में खिंच गए। ये मुस्कुराहट भी गैर फितरी सी थी। वो मुझे गौर से देखता रहा और फिर वापस अपनी जगह जा बैठा। मिस क्रिस्टा फ्लूमर, यहाँ आ जाइए, आइए यहाँ बैठे, उसने फंसे लहजे में कहा और क्रिस्टा फ्लूमर उसके नजदीक जा बैठी। मैं नहीं समझती कि इसके बाद ये शख्स क्या चाहता है। मैं समझता हूँ, एडन गर्दश ने जवाब दिया। क्या मतलब? क्रिस्टा उसकी जानिब घूम गई। मिस फ्लूमर, आपको सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शख्स जिसने आपको अपना नाम स्नूडन बताया है, दर हकीकत स्नूडन नहीं है। क्या? क्रिस्टा ने ताज्जुब अंदाज में कहा। क्या ये वो नहीं जिसने मुझे फाइल दिया था और आइन शलायर की बीवी और बच्चे को अपने साथ ले गया था? ये मैं नहीं कह रहा, ये वही शख्स है, लेकिन इसने अपना नाम आपको गलत बताया है। क्या आप अमोनिया फराम कर सकती हैं? एडन गर्दश बोला और मेरे रगों पे में सिनसनी सी दौड़ गई। उस शख्स को एक निगाह देखते ही मुझे ये एहसास हो गया था कि ये खतरनाक आदमी है। इसका सर्द अंदाज बहुत ही पुरस्कार लग रहा था। हाँ, अमोनिया मिल सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है गर्दश, क्या ये मेकअप में है? यकीनन। पहले इसका मेकअप साफ कराइए मिस क्रिस्टा, फिर हम ये जायजा लेंगे कि ये शख्स कौन है और इसकी यहाँ वापसी क्या मायने रखती है। उस शख्स ने कहा। मैंने अपने आप को संभाला और सर्द लहजे में बोला, नहीं मिस्टर गर्दश, आप इस किस्म की कोई हरकत नहीं कर सकते। क्रिस्टा ने शायद कोई बटन दबा दिया था कि चंद ही लम्हे बाद 6 आदमी अंदर दाखिल हो गए और ये 6 के 6 पूरी तरह मुसल्ला थे। मैं अगर चाहता तो इनके खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठा सकता था। मैगन से कहो कि अमोनिया की साइफन लगी बोतल लाए, क्रिस्टा ने उनमें से एक से कहा। वो शख्स खामोशी से वापस मुड़ गया। वो एक दुबला पतला आदमी था। अमोनिया की बोतल उठाए वो इस तरह अंदर दाखिल हुआ जैसे मौत उसका ताकुब कर रही हो। उसके हाथों की लर्जिश भी नुमायां थी। मैगन, इस शख्स के चेहरे पर मेकअप तलाश करो, क्रिस्टा ने कहा। 1 मिनट मिस्टर फ्लूमर। मैगन, तुम अपना काम जारी रखो, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, एडन गर्दश ने कहा। वो क्या? मिस क्रिस्टा फ्लूमर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। एडन गर्दश अपनी जेब में हाथ डालने लगा था। फिर उसने एक तस्वीर निकालकर क्रिस्टा फ्लूमर के सामने कर दी। आप जरा इसे देखिए, कौन है ये? आपको इसका जवाब अभी चंद लम्हे बाद मिल जाएगा।
گردش نے کہا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس نے کس کی تصویر کرسٹا پلومر کے حوالے کر دی تھی. کیا میری؟ سائفن کی فواریں میرے چہرے پر پڑی اور میرا چہرہ اچھی طرح امونیا میں بھگو دیا گیا. امونیا اس قدر ظالم چیز ہوتی ہے کہ ہر طرح کا میک اپ اس سے صاف ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد میرا چہرہ بھی چاند کی طرح نمایاں ہو گیا تھا. کرسٹا مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کئی بار تصویر کی جانب دیکھا اور اس کے بعد غراتے ہوئے لہجے میں بولی، اس کا مطلب ہے مسٹر سنوڈن کہ تم ہمارے ساتھ فراڈ کر رہے ہو. مجھے تو شبہ ہے کہ کہیں وہ فائل بھی نکلی نہ ہو، ایڈن گردش نے کہا. لیکن مسٹر گروش، آپ کو اس سلسلے میں شبہ کیسے ہوا؟ آپ میری بات سنیے میڈم کرسٹا. اور اصل میں نے کہنا چاہا مگر ایڈن نے میری بات مکمل ہونے نہ دی اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. مجھے اس فائل کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہوگا، وہ بولا، کہیں ہم کسی فریب کا شکار ہو کر نقصان نہ اٹھا لیں. آپ اس شخص سے گفتگو کیجئے، میں ابھی واپس آیا. ایڈن گروش یہ کہہ کر غار سے باہر نکل گیا. میں ان 6 مسلح افراد کو دیکھ رہا تھا جو کڑی نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے. کرسٹا میری صورت دیکھ رہی تھی اور پھر برم لہجے میں بولی، اب تم اپنے بارے میں سب کچھ سچ اگل دو. میک اپ میں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون ہو تم اور تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میں خاموشی سے کرسٹا کو دیکھتا رہا. پھر میں نے کہا، آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہوں؟ آپ کو علم ہے کہ فائل میں نے ہی آپ کے حوالے کی تھی؟ ہاں یہ بات میرے علم میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی تمہارے چہرے پر میک اپ بھی ثابت ہو گیا ہے. مس فلومر، کیا یہ ضروری تھا کہ میں اصل شکل میں آپ کے سامنے آنے کی کوشش کرتا؟ میں آپ کو کسی قدر حقیقت بتا چکا ہوں. تمہاری حقیقت میں تم سے ذرا تفصیل سے معلوم کروں گی، کرسٹا فلومر نے غصیلے انداز میں کہا اور پھر وہاں موجود دوسرے افراد میں سے ایک شخص کو مخاطب کیا. اس کی تلاشی لو اور اس کے ہاتھ پاؤں پوری طرح کس دو. 2 آدمیوں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا. میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے میری پشت پر کس دیے گئے، لیکن میں نے خود کو پرسکون ہی رکھا تھا. میرا جو مقصد تھا اسے حاصل کیے بغیر میں کوئی جذباتی کارروائی نہیں کر سکتا تھا. میری یہاں آمد کا مقصد دراصل آپ کو کچھ بتانا تھا میڈم کرسٹا. کیا؟ اس نے سرد لہجے میں کہا. میں آپ سے دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ اولیو ہاورڈ آپ کے اور مسٹر آئن شلائر کے درمیان زبردست غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. اگر آپ اولیو ہاورڈ کے بارے میں نہیں جانتی تو میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں. وہ مجھے گھورنے لگی. پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں اس کے بارے میں جانتی ہوں اور شاید یہ بات بھی میں آپ کے کانوں تک پہنچا چکا ہوں کہ اولیو ہاورڈ نے گرینڈ ٹاور میں مجھ پر قابو پانے کی کوشش کی تھی اور مجھ سے فائل طلب کی تھی اور اس کے بعد مجھ پر زبردست قاتلانہ حملے کیے گئے تھے. آخر ان سب باتوں سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ کیا آپ یہ نہیں سوچ سکتی مس کرسٹا کہ اولیو ہاورڈ فائل کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد اور مجھے قتل کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ مسٹر آئن شلائر نے آپ کا مطالبہ پورا نہیں کیا اور اس کے بعد آئن شلائر سے آپ کی باقاعدہ ٹھن جاتی. اس طرح در حقیقت وہ آئن شلائر کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا. ساری باتیں مانتی ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کون اور تمہارا ان معاملات سے کیا تعلق ہے؟ میڈم، میرا خیال ہے اس سلسلے میں بھی ایڈن گروش ہی آپ کو سب کچھ بتا سکتا ہے. کیا میں یہ تصویر دیکھ سکتا ہوں جو اس نے آپ کو دی ہے؟ یہ تمہاری تصویر ہے، کرسٹا نے جواب دیا اور تصویر لے کر میرے پاس پہنچ گئی. اس نے وہ تصویر میرے سامنے کر دی اور میں تصویر دیکھنے لگا. یہ میری ہی تصویر تھی. میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں چونک پڑا. میں نے دوبارہ تصویر کو غور سے دیکھا. یہ تصویر اس لباس میں تھی جس میں گرینڈ ٹاور میں داخل ہوا تھا. ایک چمک سی میری آنکھوں کے سامنے لہرا گئی. سینڈرا نے ایک کیمرے سے میری تصویر لی تھی اور اس کے بعد کوئی شخص وہ کیمرہ چھین کر بھاگ گیا تھا. اس وقت میں میک اپ میں تھا، لیکن یہ تصویر میری اصل شکل کی تھی. میں چند لمحات پریشانی کے انداز میں سوچتا رہا اور پھر میرے ذہن کے بہت سے خانے روشن ہو گئے اور دوسرے ہی لمحے میں نے چیخ کر کہا، مس کرسٹا، میرا خیال ہے آپ دھوکہ کھا گئی. یقیناً آپ دھوکہ کھا گئی. اب کوئی نئی چال چل رہے ہو؟ کرسٹا ہونٹ بھینچ کر بولی. برائے کرم مجھے ایڈن گروش کے بارے میں بتائیے پلیز میڈم. کیا مطلب؟ کیا آپ بکواس کر رہے ہو؟ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ایڈن گروش میرا دوست ہے اور میری تنظیم کا ایک اہم رکن بھی ہے. ہرگز نہیں مس فلومر. آپ یہ بتائیے کہ کیا گرینڈ ٹاور میں آپ نے میری تصویر حاصل کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا. یہ تصویر اس وقت کی ہے میڈم جب میں گرینڈ ٹاور کے پارکنگ لاٹ سے گزر رہا تھا. یہ لباس اور ماحول گرینڈ ٹاور کا ہے، آپ ذرا غور سے دیکھیے. میڈم کرسٹا تصویر پر غور کرنے لگی اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں یقیناً یہ گرینڈ ٹاور کا ماحول ہے. پیچھے جو نیون سائن نظر آ رہی ہے وہ گرینڈ ٹاور کے عقب کے ہی ہیں. تو پھر آپ یہ بھی سن لیجئے کہ میں اس وقت بھی میک اپ میں تھا. ایک لڑکی نے کیمرے سے تصویر کھینچی
और जब मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो एक शख्स उससे कैमरा छीन कर भाग गया। ये यकीनन ओलिव हावर्ड का आदमी था, जिसने किसी ऐसे कैमरे से मेरी तस्वीर उतरवाई जो मेकअप का राज फाश कर सकता है। मुझे ये बताइए मैडम कि क्या फाइल एडन ग्रोश के पास है? वो उसे कहाँ देखने गया है? क्रिस्टा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए ताज्जुब के असरात नुमायां हुए। वो खासी बेचैन हो गई थी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुमने मेरे और मेरे दोस्त के दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ डलवाने की कोशिश की तो फिर तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। मैडम प्लीज आप पहले एडन ग्रोश को देखिए, कहीं यूं ना हो कि हमारे आपके मसले में वो फाइल आपके हाथ से भी निकल जाए। क्रिस्टा ने फौरन ही अपने 2 आदमियों से कहा, जाओ जरा मिस्टर ग्रोश को यहाँ बुला लाओ, उनसे कहो कि वो फाइल लेकर यहाँ आ जाएं। वो दोनों आदमी बाहर निकल गए। बकिया आदमी अभी मेरी निगरानी कर रहे थे। क्रिस्टा थके थके से अंदाज से कुर्सी पर जा बैठी और मुझे मुसलसल घूरे जा रही थी। इसी दौरान उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा था। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट गुजर गए और उसके बाद क्रिस्टा ने चिल्लाए हुए लहजे में अपने दूसरे साथियों से कहा, देखो वो दोनों कहाँ मर गए। तुम में से एक जाओ और उनसे कहो कि फौरन वापस आएं। मिस्टर ग्रोश अभी तक क्यों नहीं आए? उनमें से एक और आदमी बाहर निकल गया, लेकिन बाकी लोग भी मेरे लिए काफी थे और अब तो मेरे हाथ भी बंधे हुए थे। मैं कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता था जिसके जरिए यहाँ से फरार हो सकूं। वैसे मेरे ज़हन में भी अब इज़्तिराब की लहरें गर्दिश कर रही थी। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो एडन ग्रोश मेकअप में था और यकीनी तौर पर वो शख्स नहीं था जिसके बारे में क्रिस्टा फ्लोर कह रही थी। वो कोई और ही था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वो तीनों आदमी वापस आ गए और उनमें से एक ने कहा, मैडम मिस्टर ग्रोश गारों में कहीं नहीं। अभी अभी मुझे उनके बारे में इतला मिली है कि वो गारों से बाहर निकल गए हैं। कहाँ? किस तरफ? क्रिस्टा उछल कर खड़ी हो गई। ये नहीं मालूम। ओह ओह, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो दौड़ती हुई गार के दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं खामोशी से अपनी जगह खड़ा हुआ था। उन दोनों ने मुझे देखा और मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मेरे मुस्कुराने की वजह उनकी समझ में नहीं आई थी। मैंने उनमें से एक से कहा, क्या ख्याल है दोस्तों, हम लोग कितने घंटे यहाँ खड़े रहेंगे? फिलहाल खामोशी खड़े रहो, उनमें से एक ने कहा। और अगर ये लम्हात घंटों और फिर दिनों में तब्दील हो गए तो हम तुम्हें गोली मारकर यहाँ से चले जाएंगे, दूसरे ने गर्राते हुए कहा। और मैं खामोश हो गया। थोड़ी देर तक मैं खड़ा रहा और उसके बाद पीछे हटा और एक दीवार से पुश्त लगाकर बैठ गया। अब इस वक्त तक कुछ और नहीं किया जा सकता था जब तक कि क्रिस्टा वापस ना आ जाए। क्रिस्टा की वापसी वाकई इस वक्त मुमकिन नहीं हुई। अलबत्ता थोड़ी देर के बाद एक और आदमी अंदर आ गया। उसने मेरे मुआवजों से कहा, इसे ले जाकर बंद कर दो और इसकी निगरानी करो। ओके सर, उनमें से एक ने जवाब दिया। वो आदमी तो फौरन ही बाहर निकल गया था। दोनों राइफल बरदार मेरे करीब पहुंच गए और फिर वो मेरे बदन से राइफल की नालें लगाए हुए मुझे बाहर लाए।